morning students, class 9 civics चैप्टर 3 पढ़ना है हमें। और इसमें इसके पहले 2 चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बारे। इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। 2 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन, पहला कंट्री है साउथ अफ्रीका और दूसरा कंट्री है हमारा देश भारत। ये दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और इन दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रियों में कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसा हुआ। चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में संविधान का प्रारूप। दिस चैप्टर वर्क्स This chapter starts with the words of famous leader of South Africa. He was not only the great leader of South Africa but also all over the world, Mr. Nelson Mandela. उनकी तस्वीर भी पहले पेज पे लगी है और उनके शब्दों के साथ ये चैप्टर शुरू हुआ है, जिस में उन्होंने कहा है कि आई हैव फॉट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। मैं गोरों के वर्चस्व के खिलाफ भी लड़ा हूं और काले लोगों के वर्चस्व के खिलाफ भी लड़ा। यानी अगर किसी देश में रहने वाले 2 कम्युनिटी के लोग अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहें तो उसका मैं विरोध करता हूं और मैं एक ऐसे समाज और देश की कल्पना करता हूं जिसमें सभी नागरिक, सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ सद्भाव और एक समान अवसर के साथ रह सके। और मेरे जो ये आइडियल, उस आइडियल के लिए, उस आदर्श के लिए मैं जीवन भर संघर्ष किया हूं और यदि इन आदर्शों के लिए मुझे मौत भी एक्सेप्ट करना होगा तो उसके लिए भी मैं तैयार। ये नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के लीडर थे। पहले इस देश के बारे में आप जानिए कि इस देश में प्रॉब्लम क्या था। जैसे ब्रिटिश अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, उसी तरह साउथ अफ्रीका को भी अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। और साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक पॉलिसी चलाई जिस पॉलिसी को अंग्रेजी में अपार्थाइड और हिंदी में रंग भेद कहा। This was the policy in which people discriminate according to their color of skin. यह एक ऐसी नीति थी जिसमें लोगों के चमड़े के रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, जिसको हम रंग भेद की नीति के नाम से जानते हैं। भारत में जिस तरह अंग्रेजों का शासन था, तो भारत में आप पढ़े होंगे पहले क्लास में कि यहाँ के राजा महाराजाओं के सहयोग से ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन चलाती थी। लेकिन साउथ अफ्रीका में स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत थी। बहुत बड़ी संख्या में यूरोप से, ब्रिटेन से आकर के गोरे वहां बस गए थे और वह गोरे लोग साउथ अफ्रीका के जो नेटिव पर्सन, जो मूल निवासी थे, जो ब्लैक थे और जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता था, कलर्ड, उन लोगों के ऊपर शासन करने लगे। यानी उस देश के जो मूल निवासी थे, ब्लैक पीपुल, काले लोग, और जो अफ्रीकन इंडियन थे जिन्हें कलर्ड पीपुल कहा जाता था, वे दोनों मेजोरिटी में थे, लेकिन व्हाइट डोमिनेशन उन दोनों के ऊपर भी कायम हुआ। और इसके लिए आवाज उठाने वाले व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला, जिन्हें देशद्रोह के अपराध में व्हाइट डोमिनेटेड गवर्नमेंट ने 1964 में जेल में डाल दिया। आजीवन कारावास की उनको सजा दी गई और वो अगले 28 साल 28 ईयर नेल्सन मंडेला स्पेंट इन द मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन, रॉबिन आइलैंड। अफ्रीका के सबसे खतरनाक जेल में एक रॉबिन आइलैंड के जेल में नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के 28 वर्ष बिताए। लेकिन जिस तरह महात्मा गांधी नॉन वायलेंस और सत्याग्रह
के आधार पर भारत में शासन चला, आंदोलन चला के अंग्रेजों को यहाँ से जाने के लिए बाध्य किया, उसी सिद्धांत के आधार पर नेल्सन मंडेला ने भी साउथ अफ्रीका में व्हाइट डोमिनेशन को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाया, संघर्ष चलाया। हालांकि नेल्सन मंडेला जेल में रहे, लेकिन उनके पार्टी, उनके समर्थक ने देश में इस तरह का आंदोलन चलाया कि नेल्सन मंडेला अपार्थाइड के विरुद्ध स्ट्रगल का सिंबल बन गया, प्रतीक बन गया। अब यूरोप में, साउथ अफ्रीका में 3 तरह के लोग थे, जैसे व्हाइट जो लोकल रूलर थे, और जो नेटिव पीपुल थे वे ब्लैक इन कलर। लेकिन इन लोगों की संख्या 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, 3/4 वे आर कॉल्ड ब्लैक्स। इन 2 ग्रुप के अलावा मिक्स पीपुल भी थे, जिनको कलर्ड कहा जाता था। वे वैसे लोग थे जो भारत से माइग्रेट करके साउथ अफ्रीका पहुंचे। और वही हमारे देश के बड़े नेता महात्मा गांधी भी साउथ अफ्रीका में ही जाके रंगभेद के खिलाफ अपना पहला आंदोलन वही उन्होंने शुरू किया था। उसी साउथ अफ्रीका में ये जो सिस्टम था अपार्थाइड का, वह बहुत ही ऑपरेसिव था ब्लैक्स लोगों के दमनकारी, क्योंकि उन्हें व्हाइट एरिया में जाने की बिल्कुल मनाही थी। जहां गोरे लोग रहते थे, वे लोग बस, ट्रेन, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज हो, लाइब्रेरी हो, इन किसी भी सार्वजनिक जगह का यूज नहीं कर सकते थे ब्लैक लोग। यहाँ उन्हें जाने के लिए उन्हें परमिट या अनुमति पत्र की आवश्यकता होती थी। पब्लिक टॉयलेट्स या जो भी सार्वजनिक स्थान थे वे गोरे और कालों के लिए सेपरेट बने हुए थे। और यहाँ तक कि जो पूजा स्थल था, चर्च था, वह चर्च भी गोरे और कालों के लिए अलग था। सही मायने में वहां के काले लोग व्हाइट लोगों के ऑपरेसिव मेजर्स का शिकार हो रहे थे, दमन का शिकार। लेकिन उनका ऐसा नहीं था कि उन्होंने संघर्ष नहीं किया। Since 1950, the blacks, colored and Indians fought against the apartheid system. 1950 के दशक से ही जो अफ्रीका के काले लोग थे और जो वहां के व्हाइट निवासी थे, उनके खिलाफ अफ्रीकन ब्लैक और अफ्रीकन इंडियन, ये दोनों ने मिलकर संघर्ष शुरू किया 1950 से ही। और इन लोगों ने एक पार्टी बनाई जिस पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, शॉर्ट में उसको ANC के नाम से जाना जाता है। और इस पार्टी की स्थापना नेल्सन मंडेला ने ही की थी। और इस पार्टी में बहुत सारे वर्कर यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी शामिल थे। ANC जो अपार्थाइड के खिलाफ स्ट्रगल कर रही थी, उसमें साउथ अफ्रीका के वे सभी लोग जो व्हाइट डोमिनेशन अपार्थाइड पॉलिसी के खिलाफ थे, उन सब लोगों ने ANC पार्टी को मजबूत किया और उसको सपोर्ट देना शुरू किया। कुछ सेंसिटिव व्हाइट्स थे, बहुत सारे संवेदनशील गोरे जो गोरों के अत्याचार को गलत मानते थे, वैसे व्हाइट पीपुल भी इस संघर्ष में साथ थे। बहुत दुनिया के दूसरे देशों ने भी दक्षिण अफ्रीका की इस पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाई। वहां के दक्षिण अफ्रीका की जो रंगभेदी सरकार थी, उसके खिलाफ विश्व जनमत बनने लगा। 1960 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 1964-5 में ही साउथ अफ्रीका को क्रिकेट की दुनिया से भी बाहर कर दिया। कोई भी देश उसके साथ क्रिकेट नहीं खेलता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि साउथ अफ्रीका में क्रिकेट नहीं होती। फिर जब 1990 में वहां अपार्थाइड गवर्नमेंट का अंत हुआ, रंगभेदी सरकार का जब अंत हुआ, तब जाके 1990 में साउथ अफ्रीका को फिर से दुनिया के दूसरे देशों के साथ क्रिकेट खेलने की अनुमति मिली। और उसके बाद से फिर अभी आप देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीकन टीम क्रिकेट खेल रही है। तो वह जो रंगभेदी सरकार वहां थी, उसके विरोध के कारण इंटरनेशनल विरोध भी झेलना पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय विरोध भी उसको झेलना पड़ा। और अंततः 1989 तक आते आते
विश्व जनमत के दबाव में साउथ अफ्रीका की गोरी सरकार ने, व्हाइट डोमिनेटेड गवर्नमेंट ने फ्रीडम स्ट्रगल के सिंबल माने जाने वाले नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा करने का निर्णय लिया और 1990 में नेल्सन मंडेला जेल से रिहा हुए 28 लगभग 29 साल जेल में रहने के बाद। और उसके बाद गोरों ने अंततः इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट के अधिकार को स्वीकार किया और अंततः दक्षिण अफ्रीका फाइनली 26 अप्रैल 1994 को एक न्यू इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में दुनिया के मानचित्र पर उभरा और उस देश का नाम रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका रखा गया और उसका अपना नेशनल फ्लैग उसका बनाया और यह दुनिया का सबसे नवोदित डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में विश्व के मानचित्र पर उभरा। वहां एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया और वह उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर दक्षिण अफ्रीका में चुनाव हुए और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने विजय प्राप्त की और नेल्सन मंडेला इंडिपेंडेंट दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति हैं। तो ये सारी चीजें कैसे हुई? हाउ डिड दिस कम अबाउट? लेट अस हियर मंडेला द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका ऑन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजिशन। जब देश आजाद हुआ, जब दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय ध्वज फहराया तो नेल्सन मंडेला ने, हाँ तो हम लोग साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे और यहाँ तक हम लोग आए थे कि कैसे साउथ अफ्रीका एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में सामने आया और साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट मिस्टर नेल्सन मंडेला ने जो स्पीच दिया था उस स्पीच का एक अंश इसमें दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग ए पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी एग्जैक्टली बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर गुडनेस इन द अदर। ऐतिहासिक दुश्मनों ने एक शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन रंग भेद से डेमोक्रेसी तक जाने का फैसला किया क्योंकि ब्लैक और व्हाइट हिस्टोरिकल एनिमीज रह चुके हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि दोनों कम्युनिटी एक दूसरे के गुडनेस को, उनके अच्छाई को स्वीकार करने के लिए राजी हुई है, सहमत हुई। गोरों ने कालों की अच्छाई को स्वीकार करना एक्सेप्ट किया है और कालों ने गोरों की अच्छाई को स्वीकार करना, उनको एक्सेप्ट करना, ये इस पर वो एग्री हुए हैं। My wish is that South Africa never give up on the belief in goodness, that they cherish that faith in human beings is the concerning of our generation। और मुझे यह विश्वास है कि हमारा दक्षिण अफ्रीका कभी भी इस अच्छाई की भावना को नहीं छोड़ेगा और देश के दोनों समुदाय एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे। अब प्रॉब्लम ये था, भारत और साउथ अफ्रीका में अंतर था कि भारत में जो शासन करने वाले अंग्रेज थे वो जब देश आजाद हुआ तो यहाँ से चले गए, लेकिन साउथ अफ्रीका की स्थिति अलग थी कि वहां जो शासन करने वाली कम्युनिटी थी वह साउथ अफ्रीका में ही परमानेंट रहती थी। यानी जो शासन किया था वह भी शासन अच्छा शासन नहीं बल्कि दमनकारी ऑपरेसिव रूल उनको, और जिन पर शासन किया गया था, जिनको दबाया गया था, जिनको डिस्क्रिमिनेट किया गया था, उन दोनों को एक साथ, वो किसी को देश छोड़ के जाना नहीं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी साउथ अफ्रीका के लीडर के सामने कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिस कॉन्स्टिट्यूशन को ये दोनों कम्युनिटी स्वीकार कर सके और दोनों कम्युनिटी सद्भाव के साथ रह सके। इसलिए साउथ अफ्रीका के लोगों ने एक साथ मिलके वही लिखा है कि द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप ए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसी पार्टी जो पहले की पार्टी थी, जो गोरे लोगों की पार्टी थी, जिसने उस देश के लोगों का दमन किया, और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस जिन्होंने उन गोरों से मुक्ति के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी, ये दोनों पार्टियां एक साथ बैठी और दोनों बैठ करके
एक ऐसे संविधान को कंस्ट्रक्ट करने में, उनको डिजाइन करने में सफलता उनको मिली जो दुनिया का सबसे बेहतरीन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान आज की तारीख में विश्व का सबसे बेहतरीन लोकतांत्रिक संविधान है, जिसमें जितने फंडामेंटल राइट साउथ अफ्रीका के नागरिकों को मिले हुए हैं वह उतना फंडामेंटल राइट दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के नागरिकों को नहीं मिला। Together they decide that in the search for a solution to the problem, nobody should be excluded, no one should be treated as a demon. They agreed that everybody should become part of the solution, whatever they might have done or implemented in the past. The preamble to the South African Constitution इसी भावना को दिखाता है। यानी जब दोनों कम्युनिटी जो एक दूसरे के दुश्मन रह चुकी थी, जब उन्होंने संविधान बनाने के लिए बैठी, तो दोनों कम्युनिटी एक दूसरे को न तो दमनकारी समझ रही थी और न ही कोई एक दूसरे को कमजोर समझ। दोनों एक साथ मिल के बैठ के एक ऐसा संविधान बनाने में उन लोगों ने सफलता पाई जो संविधान दुनिया भर के डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को, डेमोक्रेटिक कंट्री को इंस्पायर करता है। A state denounced by the entire world till recently as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy. एक ऐसा देश जिसे 1990 के पहले दुनिया का सबसे अलोकतांत्रिक देश माना जाता था, आज वही देश एक दुनिया के डेमोक्रेसी के लिए एक मॉडल कंट्री के रूप में सामने आया। यह पॉसिबल क्यों हुआ? What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together. दक्षिण अफ्रीका के निवासियों का दृढ़ निश्चय यह इस बात को बनाने में, ऐसा संविधान बनाने में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा कि उन लोग, वे दोनों कम्युनिटी डिटरमाइंड थी कि हमें अब पुरानी दुश्मनी को भुला के एक देश में एक साथ शांति और सद्भाव के साथ रहना। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मंडेला ने जो कहा था वो फिर नीचे उनका स्पीच दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। दक्षिण अफ्रीका का यह कॉन्स्टिट्यूशन अतीत और भविष्य दोनों के बारे में बताता है। On the one hand, it is a solemn fact in which we as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and insensitive past. और उन्होंने कहा कि हम दोनों समुदायों ने इस बात को तय किया है कि हम आगे भविष्य में कभी भी अपने उस अंधकारमय और दमनकारी अतीत को दोहराने नहीं देंगे। यानी जो पास्ट में हुआ, जो अतीत में हुआ, वह नेवर रिपीटेड इन फ्यूचर, कभी भी भविष्य में वह फिर से रिपीटेड नहीं होगा। इट इज ऑल्सो ए चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इनटू वन व्हिच इज ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल, ए कंट्री व्हिच इन द फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, ब्लैक एंड व्हाइट, वीमेन एंड मेन। और यह संविधान हमारे देश के लोगों के लिए, इस देश में रहने वाले, चाहे व्हाइट हो, ब्लैक हो, अफ्रीकन इंडियन हो या पुरुष हो, महिला हो, सबको एक समान भागीदारी शासन में, सत्ता में और सुविधा ये प्रस्तुत करता है। यह साउथ अफ्रीका का एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हमने तैयार किया। तो ये साउथ अफ्रीका के संविधान के बारे में आपने जाना कि क्या साउथ अफ्रीका का इतिहास था और कैसे वहां के नेताओं ने एक कॉन्स्टिट्यूशन को